इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए आपका शुक्रिया, आपका अभिनंदन। यहाँ बैठे सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। महात्मा फूले और माता सावित्रीबाई को मेरा नमन। आज जो आपने प्रश्न किया है कि माता सावित्रीबाई फूले ने जो किया, सच है इसमें कि उन्होंने जो उस समय किया बहुत ही मुश्किल कार्य था, क्योंकि उस समय जो हमारी सामाजिक स्थिति थी, जिन परिस्थितियों में उन्होंने कार्य किया, वो बहुत ही दुर्लभ कार्य था। जैसा कि अभी संगीता मैम ने भी कहा कि उस समय इन चीजों को करना आसान नहीं, कल्पना के भी परे था। जो उस समय की, अगर हम उस समय की सिचुएशन को इमेजिन करें तो बहुत बहुत ही रेयर वर्क था वो। उन्होंने जिस तरह 9 बच्चियों को लेकर के कन्याशाला खोली, उसके बाद धीरे धीरे उसे एक्सपैंड किया। इन सब में उन्होंने सिर्फ उन लड़कियों को नहीं पढ़ाया, धीरे धीरे उन्होंने अवेयरनेस के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम किए। उन्होंने सिर्फ शिक्षा के साथ साथ सिर्फ उनको साक्षर नहीं बनाया, उनको सिर्फ शिक्षित नहीं किया, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाया, उन्हें उस चीज की जरूरत के बारे में समझाया। और उस समय काम करना बहुत ही मुश्किल रहा। इस कार्य के लिए उन्होंने जब कन्याशाला खोली, सबसे पहले खुद शिक्षा ग्रहण करे, फिर उसके बाद कन्याशाला खोल करके और भी बच्चियों को पढ़ाना आसान काम नहीं था। और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है, उन जो महत्वपूर्ण उनका एक कहे हथियार रहा इससे कि उनको उसके प्रति उन्हें शिक्षा का महत्व मालूम था। इसलिए वो चाहती थी कि इस शोषित समाज की महिलाएं और सभी, इनफैक्ट सभी समाज की महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं चाहे शोषित वर्ग की हो चाहे किसी और वर्ग की हो, उस समय सभी की सभी प्रताड़ित थी किसी न किसी फॉर्म में। तो शिक्षा का महत्व और अवेयरनेस प्रोग्राम ही सबसे बड़ा काम था जो उन्हें उन्होंने उस समय किया। और वो आज भी हम लोगों को, आज के संदर्भ में हम देखें तो अवेयरनेस प्रोग्राम ही एक ऐसा वेपन है जिसकी वजह से आप इस चीज को, जो आप जैसा भी डाटा, जिस डाटा की मैम ने बात की कि 56% महिलाएं ही अभी तक एजुकेशन इंडेक्स में है। अगर उस डाटा को और डिटेल में एनालाइज करें तो उस 56% में भी 10वीं के बाद की परीक्षा ग्रहण करने वाली महिलाओं का प्रतिशत उस 56% का भी 6% है। तो सोचिए, ये ओवरऑल सिर्फ 6% ही महिलाएं हैं जो 10वीं, आज के संदर्भ में भी इतने साल के बाद भी सिर्फ 6% महिलाएं 10th प्लस या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हायर एजुकेशन तक जा पाती। तो इतने सब के बाद भी अगर आज भी ये स्थिति है, तो हमें उन्हीं कार्यों को दोबारा दोहराना होगा। जहां पर भी जी। शिक्षित होकर के महिलाएं, जहां पर भी थोड़ा बहुत जो एफर्ट हुआ है, जो उन्नति अभी तक, प्रगति, थोड़ा बहुत चेंज आया है हमारे समाज में, और कुछ महिलाएं कुछ पदों पर भी है, कुछ परसेंटेज में है, तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी, जो जहां पर भी है, जिस क्षेत्र में भी वो कार्यरत है, उन्हें वहीं पर रह करके अपने लेवल पे जितना वो अवेयरनेस प्रोग्राम एजुकेशन के प्रति बता सकती हैं, उन्हें उसको करना चाहिए। अपने परिवारों में, अपने आसपास के लोगों में उन्हें समझाना चाहिए कि जिस तरह बिल्कुल। यदि पढ़ लिख करके वो उस स्थान को प्राप्त कर सकती हैं, तो और महिला को भी ये सब करना चाहिए। चाहे वो आईएएस बिल्कुल। हो, आईपीएस हो, किसी स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर्स हो, किसी क्लेरिकल जॉब में भी यदि कोई महिला है, तो उन्हें एटलीस्ट अपने परिवार में इस चीज को, अपने आसपास की, अपने अपने पूरे एटमॉस्फेयर में इस चीज को सबसे पहले अवेयरनेस प्रोग्राम जी। चलाना चाहिए। और जो जी। अच्छे जी। पदों पर कार्यरत हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, क्योंकि उनका कवरेज ऑफ एरिया बहुत अच्छा है, तो वो इसी काम को एक बड़े स्तर पर यदि करते हैं, तो एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे पहला काम जो हमें माता सावित्रीबाई के उस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए सबसे पहले सिर्फ एक सबसे चीज जो जरूरी है वो है अवेयरनेस। दूसरी चीज कि महिलाएं इस आबादी का 50% हिस्सा है, लेकिन पार्लियामेंट में भी कई बिल पास करने की कोशिश की गई है, जिसमें जैसे 2010 में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, जिसमें पार्लियामेंट एंड सभी लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी, पर वो बिल पास नहीं हुआ। अब ये हालात है कि जो संस्था हमारे देश को चला रही है, जिस लोकसभा, राज्यसभा, जिस पार्लियामेंट की वजह से हमारा देश चल रहा है, वहां पर भी वो एक महिलाओं के 33% आरक्षण का बिल भी इतने सालों बाद पास नहीं हुआ है। तो उनकी सामाजिक स्थिति का एक तरह से ये दर्पण है। जैसे अभी जो टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं आपको डाटा, एग्जैक्ट डाटा बताऊं, जी। तो जी। जितनी वुमेन
पॉलिटिशियन इलेक्टेड हैं पिछले 2009 में जो नंबर ऑफ इलेक्टेड वुमेन थी, वुमेन पॉलिटिशियन जो इलेक्ट हुई है वो 52, 2014 में 64 एंड इन 2009 इट 78। तो 2019 तक, सॉरी 2019 इट 78, तो 2019 तक सिर्फ 78 इलेक्टेड वुमेन पॉलिटिशियन है। और इतना ये नंबर बहुत कम है, क्योंकि 33 रिजर्वेशन भी यदि इस हमारे देश में जब महिलाओं को इतना बड़ा बिल भी पास नहीं किया कर पाए, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए और इस चीज के लिए लड़ाई किसी और को नहीं, सिर्फ महिलाओं को खुद लड़नी होगी। बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हैं, बहुत चीजें सब लोग करते हैं, लेकिन जिस वर्ग को सीधा इससे बेनिफिट है, यदि वही वर्ग इस आंदोलन का भाग नहीं बनेगा तो इस कार्य को करना इतना आसान नहीं होगा। तो सबसे पहले जो महिलाएं अभी एजुकेशन कर चुकी हैं, शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, उन्हें अपने एक बौद्धिक विकास को इतना करना होगा और अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि उन जो हमारे इस मूल निवासी समाज की महिलाएं हैं, यदि कोई भी एक महिला जो इस समाज में पढ़कर आज किसी ठीक ठाक पद पर भी जैसे तैसे पहुंची है, तो वो जानती है कि उसने इस चीज को पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, उसके पीछे उसने कितनी चीजों को सहा है। ये सिर्फ सोसाइटी का नहीं है, उसे अपने परिवार से भी कई हिडन चीजें होती हैं जिसे पता नहीं चलता है, लेकिन कई हिडन ऐसी चीजें हैं अनमौखिक तरीकों से, जिसको उसको परेशानियों को झेल करके वो समाज उस पोजीशन तक पहुंची है। तो उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद हर महिला जो भी जिस पद पर कार्यरत है, अब उस एजुकेशन को, अवेयरनेस को बढ़ाएं और अपने परसेंटेज के लिए लड़े। सबसे बड़ी बात सिर्फ यही है। आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी है, अपने उस परसेंटेज को बढ़ाना चाहिए। और सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं कर रही, अगर हम किसी और से भी देखें, क्या कोई भी सरकारी संस्थान देख लीजिए, वहां पर 50% अभी भी नहीं है। ये परसेंटेज काफी है इस चीज को देखने के लिए कि कितनी अभी भी इस आंदोलन को, माता सावित्रीबाई फुले के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। माता सावित्रीबाई ने सिर्फ एजुकेशन नहीं किया है, बहुत से जैसे भी मेरे साथी वक्तागणों ने बताया उनके बाकी के कार्यों के बारे में। हम यदि उनके पूरे उन्होंने इस आंदोलन को किस तरह चलाया, यदि हम उसे भी एक अच्छी तरीके से एनालाइज करें, तो बहुत सारे हमें अब किस तरीके से और आगे बढ़ना चाहिए, ये हम उनके किए हुए कार्यों में ही देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जब माता सावित्रीबाई इस अपने एजुकेशन के इस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ा रही थी, तो उनके साथ जब उनके पिता जब शिक्षा के कार्य को करने के लिए, बिकॉज जब ये काम उन्होंने किया शिक्षा का, महिलाओं को शिक्षित करने का, ये कार्य बहुत ही घृणित था, तो इस वजह से उन्हें और बात तो मैं यही कह रही थी कि जिस तरह माता सावित्रीबाई और महात्मा फुले को जब उनके घर से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, तो उन्होंने अपने फ्रेंड के अपने घर जाके वो रहे और बाद में वही उनकी फ्रेंड के साथ अपने उन्होंने उस एजुकेशन रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया। और वो थी हमारे जो फर्स्ट इंडिया में फर्स्ट वुमेन एजुकेशनिस्ट, जो भारत की जो पहली मुस्लिम महिला जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो उनके साथ थी फातिमा शेख। और बाद में उन फातिमा शेख के साथ ही उन्होंने उस रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया, उन्होंने और स्कूल्स खोले और अपने इस एजुकेशन के काम को आगे बढ़ाया। तो यही काम सेम किसी और ब्रॉडर दायरे में अब हमको करना है कि सिर्फ एजुकेशन को बढ़ाएं, उस चीजों को स्प्रेड करें, अपने जो परसेंटेज है वुमेन का, इतना प्रयास होना चाहिए। ये आंदोलन तब तक चलना चाहिए जब तक कम से कम 50% जो रिजर्वेशन है हर सरकारी संस्थान में महिलाओं का नहीं होता, तब तक हमें इस कार्य में अपने एफर्ट्स को डालना चाहिए। जी, जैसा मैंने पहले कहा कि हाँ, हम ये आंदोलन जो है राजनीतिक, उनका जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन को पाने के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा, पहले अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, एंड उसके बाद ही आप उस पॉलिटिकल अप्रोच में जा सकते हैं। और जो कुछ परसेंटेज, जो कुछ चुने हुए कुछ महिलाएं उस पद तक पहुंच चुकी हैं, तो उन्हें इस चीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा कि वो अधिक से अधिक महिलाओं को प्रमोट करें, उनको अपने साथ इस राजनीतिक उसमें आने के लिए उनको आगे प्रमोट करें। दूसरा कि सिर्फ शिक्षा, सिर्फ साक्षर या डिग्री पाने का एक माध्यम नहीं है, आपको उसके एक शिक्षा के बहुत सारे मायने हैं। जो एक शिक्षक है एक राष्ट्र निर्माता कहलाता है, तो उस राष्ट्र निर्माता को भी अपने उस रोल को समझना होगा
कि क्योंकि जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, जब तक आप सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पर उनके जो इंटेलेक्चुअल लेवल है उनको विकसित नहीं करेंगे, क्योंकि शिक्षा सिर्फ शिक्षा में आपका हेल्थ भी आता है। अगर हम एक शिक्षा के डिफाइन करें तो शिक्षा के कई लेवल हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शनरी एंड हेल्थ एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो। तो उनमें सिर्फ शिक्षा के इन विभिन्न चरणों में आपको हर चरण की महत्ता को समझाना होगा, विशेष रूप से बालिकाओं को, क्योंकि जैसा कि अभी डॉक्टर चाकिया ने बताया कि बहुत सारी परेशानियां हैं, जो जैसे माल न्यूट्रिशन है या हाइजीन है, हेल्थ है, ये सब चीजें भी उस शिक्षा का ही एक अंग है, उसको हम अलग से सेपरेट करके नहीं देख सकते। जिस दिन शिक्षा के माध्यम से आप इन चीजों को समझेंगे, तब आपको अपने समाज को भी समझने में सहायता मिलेगी, और तब आप उस प्रॉब्लम को भी समझ पाएंगे कि हम, जब आप समाज को समझेंगे, उन परेशानियों को समझेंगे, तो उनके उन्मूलन के लिए, उनके रिमूवल के लिए आप काम करेंगे। तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है, वो है आपको उस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तक जाना। तो वहां तक जाने के लिए भी आपको शिक्षा चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो हमारे आज की ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा नहीं है कि सभी बहुत अच्छे शिक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो शिक्षित ना होते हुए भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो उस चीज को समझते हैं कि आज के समाज में क्या कमियां हैं और उनको कैसे खत्म किया जा सकता है। तो यही चीज हमको समझनी है, और उसके साथ ही इस अपने लीडरशिप क्वालिटीज को मेंटेन करना है, उनको बिल्डअप करना है, इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाना है, एजुकेशन के लिए अवेयरनेस करनी है, ताकि हम उस रिप्रेजेंटेशन को अचीव कर सकें। और तभी ये जो 33% है पार्लियामेंट का जो बिल, जो 33% के लिए आज तक पास नहीं हुआ है, उसके लिए, उसको भी एक टारगेट बना के हम यदि काम करने की कोशिश करें, तो उसके लिए भी एक बहुत लंबा समय है, क्योंकि आपको सबसे पहले तो जिस समाज को आपको उठा करके वो 33% देना है, कम से कम उस 50% को पता होना चाहिए कि उस 33% में जाके वो क्या करेंगे और उसको कैसे पाएंगे। तो उसका माध्यम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है, और शिक्षा ही आपको ये सब चीजों को पाने का इकलौता रास्ता है। और जो बहुत सारी हैं, जैसे सभी का एजुकेशन, जो वुमेन एजुकेशन रेट है बहुत अच्छा नहीं है इंडिया में। तो जो शिक्षित हैं और जो महिलाएं ऐसे स्टेज में पहुंच चुकी हैं कि अब वो स्कूल नहीं जाना चाहती हैं या कुछ और नहीं करना चाहती हैं, तो ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है कि आप कम से कम उन महिलाओं को उस ओपन स्कूल के माध्यम से, जैसे हमारे देश में प्रौढ़ शिक्षा या एडल्ट एजुकेशन के नाम से भी चलाया जाता है, तो उनके माध्यम से भी आप उन विशेष वर्ग की स्त्रियों को शिक्षित करें। उससे ये होगा कि कम से कम कि वो जो खुद अपने जीवन में कार्य नहीं कर पाई है, वो उस चीज को अपने आगे आने वाली जनरेशन को समझा पाएंगी और उनको उस स्टेज पर नहीं रोकेंगी, स्कूल जाने के लिए प्रमोट करेंगी, और उन प्रॉब्लम्स को इरेडिकेट करने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटीज है, उस चीज को समझा करके वो एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे, और तभी वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अचीव किया जा सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।